साथियों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे कृषि के क्षेत्र में क्या क्या अवसर हैं युवाओं के लिए और जो उद्यमी हैं जो कृषि के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर श्री अमित श्रीवास्तव। अमित जी, स्वागत है आपका। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ तक कृषि का सवाल है, तो जो बच्चे कृषि क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी को अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या अवसर हैं? सबसे पहले तो यही बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम जानते हैं, हम कहते भी रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब कृषि में करियर की बात आती है तो हमारी सोच बड़ी पीछे चली जाती है। हम बच्चे को मेडिकल इंजीनियरिंग, अच्छी बात है, मेडिकल देख रहे हैं कितना काम कर रहे हैं, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं कितना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो लोग बच्चे उसमें लगे रहते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि मेडिकल कराना है, इंजीनियरिंग कराना है, लेकिन उसके साथ साथ वो कृषि के बारे में नहीं सोच पाते टाइम पे। होता क्या है कि जब तक वो सोचते हैं कि उनका बच्चा का एक लाइन और था कृषि के क्षेत्र में, तब तक वो टाइम निकल जाता है। तो अगर कोई बच्चा है, उनके जो पेरेंट्स हैं, अगर वो उनके अपने बच्चे को कृषि के क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो उसका सही समय है 12th क्लास। 12th क्लास में बच्चा उनका अगर मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह पढ़ा हुआ है तो एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसका अभी फॉर्म निकल भी चुका है, जिसकी डेट भी निकल चुकी है, जिसका अभी एडमिट कार्ड वगैरह आ रहा है। जिनके बच्चे फॉर्म भरे होंगे वो तो एग्ज़ाम दे लेंगे, जिनके बच्चे फॉर्म नहीं भरे होंगे वो तो चूक गए, और 1 साल के बाद फिर बड़ा मुश्किल होता है दोबारा से वो अटेम्प्ट करना, क्योंकि बच्चा अभी 12th क्लास का एग्ज़ाम पास किया। ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब देखिए, क्लास 12 तक बच्चा अगर पढ़ा है, जिसके बच्चे चाहते हैं कृषि में आने के लिए, जिसका बच्चा क्लास 12 तक पढ़ा है तो वो क्या करते हैं, मेडिकल या इंजीनियरिंग में प्रयास करते हैं। वहाँ पर भी नहीं होता है तो बहुत सारे पैसे खर्चे करके वो बच्चों को बाहर भेजते हैं और बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं। बहुत ही एक्सपेंडिचर होता है प्राइवेट कॉलेज में, जबकि उससे कम खर्चे में ही, बहुत कम पैसे में और उससे कहीं अच्छी शिक्षा मौजूद है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। अभी जैसे एक जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑल इंडिया लेवल का, उसमें अगर आप देखें तो पूरे भारत के जितने अच्छे कॉलेज हैं, पन्ना यूनिवर्सिटी है, TNU है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो है निकलते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, BSc लेवल के लिए, जिसमें कि BSc हॉर्टिकल्चर हो सकता है, BSc फिशरीज़ हो सकता है, BFFC जिसको बोलते हैं, बैचलर इन फिशरीज साइंसेस, या वेटनरी साइंस है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस है, वेटनरी साइंस है, और उसके अलावा बहुत सारे एग्रोनॉमी और मतलब दुनिया भर के कोर्स मौजूद हैं। मतलब ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, फॉरेस्ट्री में, वेटनरी में, और ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें कि बच्चे ग्रेजुएशन कर सकते, और उसको करने के बाद भी बहुत सारे स्कोप, बहुत सारे रास्ते आगे जाके खुल जाते हैं। उसके बाद अगर उनका बच्चा ग्रेजुएशन लेवल कर लेता है, और ये सारे अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पर कि क्या होता, आप 2 चीज़ करते, या तो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराने के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में डालते जिसका आपको पता भी नहीं है, और बहुत सारे पैसे खर्चे करके बच्चा आपका निकलता और रोज़गार भी उपलब्ध नहीं होता। जबकि अगर आपका बच्चा ग्रेजुएशन करता एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जिसमें कि बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं ग्रेजुएशन लेवल के बाद भी और उसके आगे भी खुले हुए हैं, तो अगर उसमें वो बच्चे आते तो बहुत टाइम से वो सफल हो जाते, और हर माता पिता का एक ही सपना होता है कि उनका बच्चा सफल हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे शुरुआत में आपने कहा कि चूंकि हम कृषि प्रधान देश हैं, तो अगर इस क्षेत्र में हमारी ज्ञान है, हमारे पास इस क्षेत्र में ज्ञान है, तो ज़रूर आगे बढ़ने के गुंजाइश या चांसेस तो बहुत हो जाते हैं। तो अमित जी, एक सवाल और उठता है कि जो बच्चे ठीक है पढ़ लिख जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत सारे अवसर हैं, ग्रेजुएशन कर लें, उसके बाद आगे पढ़ाई कर लें या अपना कोई बिजनेस शुरू कर लें। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके बावजूद वो कृषि क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सलाह होगी? मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम हमारे संस्थान में वैज्ञानिक हैं, काम करते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो कि किसानी करते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया में, इंडिया की बात करो, आगे की बात करो, और उनका जो ज्ञान है वो किसी भी वैज्ञानिक से बहुत ज़्यादा है। उनके ऊपर भारत सरकार बहुत काम करी है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, और आपको पता होगा हमारे द्वीप समूह में भी बहुत से किसान भाई बहन दिल्ली तक गए हैं और उन्हें बहुत बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले हैं, और दिल्ली पूरा बहुत सारे एरिया हैं तो उनका जिक्र करना भी संभव नहीं है, लेकिन बहुत से किसान भाई बहन हैं जो जिनकी शिक्षा बहुत कम है लेकिन उनका ज्ञान इतना ज़्यादा है, परंपरागत ज्ञान बहुत ज़्यादा है कि कभी कभी हमारे वैज्ञानिक भाइयों को भी उनसे सीखना पड़ता है। तो अगर ऐसे लोग हैं जो इसमें चाहते हैं रोजगार करना, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जहाँ जो मेरा प्रदेश है, वहाँ पे मेरे जस्ट घर के बगल में रहते हैं, उन्होंने किसी ज़माने में BSc और B.Ed किया और उनकी नौकरी नहीं लगी, फिर वो गए भुवनेश्वर, एक जगह है जहाँ पे हमारा फिशरीज़ का सेंटर है, उन्होंने वहाँ पे फिश ब्रीडिंग का काम शुरू किया।
फिश ब्रीडिंग का काम शुरू किया और वो अपने गांव में आए, उनकी ज़मीन थी, उसको उन्होंने फिश ब्रीडिंग के लिए तैयार किया। और तैयार करने के बाद धीरे 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 करते करते अभी हमारा जो पूरा एरिया है, सबसे वो ज़्यादा रिच आदमी है, एक मॉडल है उस एरिया के लिए। उनकी जो आय है अभी 25 से 30 लाख रुपए जो है सालाना है उनकी आय, सिर्फ फिश ब्रीडिंग करके। और अभी वो ईस्टर्न यूपी के सबसे बड़े सप्लायर हैं। उन्होंने सिर्फ एक ट्रेनिंग कोर्स किया था ICAR के इंस्टीट्यूट में। ऐसे ही मैं जस्ट एक और हल्का सा बताना चाहता हूँ, मखाना सेंटर है हमारा, वहाँ पर बिहार में है। मखाना सेंटर जो है, वहाँ पे एक बंदा, एक साइंटिस्ट के बगल में बैठा था फ्लाइट के अंदर। उसने से पूछा कि आप क्या करते हैं। वो साइंटिस्ट मखाना सेंटर में काम करते थे। वो बंदा गया, मखाना का काम सीखा, और अभी पूरे बिहार में क्या पूरे इंडिया में सबसे बड़ा सप्लायर मखाना का वो बंदा है। तो ये जो सारे किसान भाई बहन हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़ा लिखा होना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बट जितना आपको सीखना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो खुले हुए हैं। और हम दूर की बात क्यों करें, हमारे अंडमान में भी ऐसे बहुत से किसान भाई बहन हैं जिन्हें भारत सरकार ने पुरस्कार भी दिया हुआ है, जिन्होंने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद कैरी में आकर के टेक्नोलॉजी को सीखा, उसको अपने प्रैक्टिस में लाए। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन जब आप लगातार लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको मुनाफा होना तय है। तो ऐसे भाई बहन अपना काम आगे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए हम अपने द्वीपों की ओर आते हैं। तो यहाँ पर कृषि से संबंधित जो व्यवसाय हैं, अगर कोई इसमें आना चाहते हैं तो संभावनाएं कितनी हैं और क्या क्या हो सकता है यहाँ? जी देखिए, अंडमान की बात करें तो मुझे तो लगता है कि अंडमान में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसकी दो वजह हैं। एक तो वजह यह है कि आप देखते हैं कि हम मैक्सिमम चीज़ों के लिए मेनलैंड पे डिपेंड हैं, जो कि चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। अगर हम फूल की बात करें, फूल कितना महंगा मिलता है आप देखते हैं मार्केट में। 10 रुपये में 4 गेंदे का फूल भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि सारे मेनलैंड की सप्लाई होती है। हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है, हमारे पास बहुत सारी ज़मीन ऐसी पड़ी जो हम यूज़ भी नहीं करते। अगर हम उस ज़मीन में कुछ अलग तरह का काम करें जिसकी डिमांड है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, फूल की डिमांड बनी रहती है, आजकल थोड़ा कम हो गई होगी क्योंकि कोरोना है तो मंदिर वगैरह बंद हैं, लेकिन इन जनरल फूलों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। बुके वगैरह यहाँ जो बनते हैं वो मेनलैंड की तुलना में बहुत डाउन साइड में है अभी भी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी एक बंदा जो मेनलैंड में बुके बनाता है उसको देख ले, या थोड़ा सा कैरी में आके ट्रेनिंग ले ले और उस क्वालिटी का अगर बुके बना दे, उसको मुंह मांगी कीमत यहाँ पे मिल सकती है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी जो मेनलैंड में बनता है और जो यहाँ बनता है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर फ़र्क है तो ही अवसर उपलब्ध है। तो कोई भी बंदा अगर उसमें करता है तो निश्चित तौर पर कर सकता है। मैं और बताना चाहूँगा, इसमें नाबार्ड ने और अभी भारत सरकार ने FPO की बात कर रहे हैं, फॉरेन प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी आपको किसी भी मीडियाकर को लाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब भाई बहन, किसान भाई बहन, आप नाबार्ड से बहुत अच्छी फंडिंग हो रही है, बहुत सुविधाएं दे रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है। अगर आप जाके नाबार्ड से संपर्क करें तो आप अपने एरिया में एक FPO बना करके उसमें काम कर सकते हैं। फूलों की खेती हो, सब्जी, आप देखिए सब्जी के रेट कितने यहाँ पे ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपको ये देखना है कि किस समय सब्जी की रेट कम है, उसमें क्या सप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ज्ञान ही आपको पैसा देगा, चाहे वो और कोई भी सेक्टर पकड़ लूँ मैं, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे अवसर अंडमान में उपलब्ध ना हो। पशुपालन में भी है, पशुपालन में भी है। आप देखिए दूध है, दूध में कितनी ज़्यादा डिमांड है। अगर आप देखा होगा आपने, गाय का दूध के लिए हम लोग 3-3, 4-4 दिन तक इंतजार करते हैं, तब वो पैकेट का दूध आता है। जी। अगर आप अपना FPO बनाते हैं दूध के लिए और आप गारंटी देते हैं कि आप अच्छा दूध देंगे और आपका जो रेट होगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको प्राइम रेट मिलेगा मिल्क के लिए। अगर आप उसको कुछ मत करिए, बॉटल में पैक कर दीजिए, सिंपल एक डिब्बे से उसको पैक कर दीजिए और बता दीजिए कि ये चेक करा लीजिए आप, ये 100% प्योर है। आपको मुँह मांगी कीमत इसी गाराचरमा एरिया में मिलेगी। आपको सिर्फ थोड़ा शहर से बाहर जाके, जहाँ पे ज़मीन आपको उपलब्ध हो, जहाँ कम पैसे लगे, जहाँ आप 4 भाई बहन मिल के काम कर सकें, वो दूध करिए, यहाँ बेचिए, आपको पैसा मिलना तय है, आपको मुनाफा तय है। लेकिन देखिए रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन हमेशा ही ध्यान रखिए, कमाई और आय उसी की होगी जो एक अलग तरह से काम करेगा। जो ट्रेडिशनल रूट फॉलो करेगा, डिब्बे में देगा, कोई पानी मिला देगा, वो नहीं चलेगा। आपको एक अलग सोच, एक नई सोच बनानी पड़ेगी। आपको अपने कस्टमर्स में एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि जो आप दे रहे हैं वो प्योर है। और विश्वास कीजिए, अगर आपने अपने कस्टमर्स को वो चीज़ दी तो कस्टमर्स भी आपको प्राइम रेट, आपके मुँह मांगे कीमत पे देंगे। आपको सीखना है कि वो चीज़ें, वो तरीके क्या हो सकते हैं, उसके लिए कैरी का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। इवन सब्जियां भी अगर ऑर्गेनिक है, अच्छी है, तो लोग को लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पे अंडमान में आप देखिए, अगर जब मेरे को याद है मैं 10 साल पहले आया था, यहाँ फल देखने को नहीं मिलते थे। अभी आपको सारे फल मिल रहे हैं। कोई भी रेट बोलता है, आदमी खरीद लेता है और अगले दिन वो रेट ऊपर भी बेचता है तब भी मिलता है। मतलब क्या है, लोग हैं, डिमांड है, लेकिन
कस्टमर को विश्वास नहीं है कि जो चीज़ हम ले रहे हैं वो प्योर है और फ्रेश है। आप कस्टमर में विश्वास कीजिए, चाहे वो मछली हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो अंडा हो या कोई भी आपका प्रोडक्ट हो, विश्वास मानिए आपको प्राइम रेट मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अमित जी, जो आप जैसे कि आप बार बार कह रहे हैं कि केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसमें आपकी ये जो युवा हैं या जो उद्यमी हैं उनकी मदद कर सकता है, तो किस तरह से ये मदद आप लोग करते हैं? अब देखिए, मैंने जैसा कहा, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान हमारा जो है, ये संस्थान अकेला ऐसा संस्थान है पूरे भारत में जो मल्टी डिसिप्लिनरी पे काम करता है। आप बाहर जाएंगे, कोई राइस पे काम करता है, कोई बनाना पे काम करता है, कोई एनिमल हस्बेंड्री पे काम करता है। ये अकेला ऐसा संस्थान है जिसमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट भी है, सॉइल के बारे में है, क्योंकि आपकी सॉइल अच्छी होनी चाहिए, आपको क्लाइमेट का पता होना चाहिए। ऐसा अकेला संस्थान है पूरे भारत में जहाँ फिशरीज में काम होता है। अकेला ऐसा संस्थान भारत में जहाँ पे हॉर्टिकल्चर में काम होता है, जहाँ फील्ड क्रॉप में काम होता है, जहाँ सोशल साइंस है, जहाँ लगभग सारे सेक्टर में काम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सारे सेक्टर में यहाँ काम हो रहा है और हमारे 3 KVK काम कर रहे हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट में, आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना है। आपको अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र जाना है। आपको जिस विषय में रुचि है, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो आपका फिशरीज हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो या कोई और आपका इंटरेस्ट हो, आपको जाना है, पूछना है कि सर हमें इस चीज़ में ट्रेनिंग कैसे मिलेगी। आप उस चीज़ की ट्रेनिंग लीजिए, अच्छे से सीखिए, जो चीज़ नहीं आती है उसको पूछिए और अपना उसमें एक थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए और मार्केट में उतर जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने अच्छे से सीखा है, अपना टेक्नोलॉजी को जाना है और आपने किसी भी सेक्टर में, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, कोई भी सेक्टर हो जिसमें आपको रुचि हो, जो आपका क्षेत्र हो, आप उसमें आइए, उसमें काम करिए और ये सोच के करिए कि अगर हम अलग तरह से काम करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे, ज्ञान को अर्जन करके काम करेंगे, तो आपका अपना ट्रेडिशनल नॉलेज और हमारा जो साइंटिफिक नॉलेज है, दोनों मिल के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी आय डबल होने से कोई रोक नहीं सकता। और अंडमान की बात करें, जितना ज़्यादा संभावनाएं अंडमान द्वीप समूह में है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता उतनी संभावनाएं कहीं पे और पर भी हैं, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है पूरे भारत में जहां आपकी अच्छी चीज़ को प्राइम रेट, अच्छे से अच्छा दाम मिलेगा अगर वो आपका कस्टमर पे विश्वास है तो। और कस्टमर पे विश्वास करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, ट्रेडिशनल नॉलेज को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और मार्केट में उतरना पड़ेगा। और आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता आपको बनाए रखनी। बिल्कुल, क्वालिटी मेंटेन रखेंगे, कस्टमर का विश्वास बना रहेगा, कोई आपको डबल आपकी इनकम होने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल। तो अमित जी, आपने हमारे इन द्वीपों में खासतौर पर जो युवा हैं, जो उद्यमी हैं, वो कृषि क्षेत्र में क्या कुछ कर सकते हैं, और जैसे आप बार बार उनसे आपने कहा है कि अगर वो अपने ग्राहक को पहचान लें, उनकी ज़रूरत को पहचान लें और साथ ही जो चीज़ उनकी ज़रूरत की है वो अच्छे गुण वाले उनको दें, क्वालिटी वाले दें, तो उनकी इनकम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका संस्थान हमेशा उनके साथ बिल्कुल हमेशा खड़ा हुआ है, हमारा संस्थान और हमारे तीनों कृषि विज्ञान केंद्र जो तीनों डिस्ट्रिक्ट में है। तो अमित जी, आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, कुछ प्रेरणात्मक है मेरे ख्याल से, तो इससे ज़रूर जो सुनने वाले हैं उससे प्रेरणा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।